हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पवन शर्मा स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी की क्लास नंबर 8। और इससे पहले मैंने आप सभी को ज्योग्राफी की क्लास 7 करा दी हैं, यानी 7 क्लासें ज्योग्राफी की हमारी पूरी हो चुकी हैं। और आज स्टार्ट करेंगे हम ज्योग्राफी की 8वीं क्लास। और दोस्तों, इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं भारत की नदियाँ। भारत में कौन कौन सी नदियाँ हैं तथा किस किस प्रकार से वह नदियाँ प्रवाहित होती हैं, ये सभी इसी वीडियो में जानेंगे। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर और स्टार्ट करते हैं भारत की नदियाँ। अब पहली बात आती है कि नदियाँ होती क्या हैं। कोई भी प्राकृतिक धारा बहते हुए जल की ही नदी कहलाती है, यानी कि बहते हुए जल की प्राकृतिक धारा को ही हम नदी कहते हैं। अब बात आती है नदियाँ होती कितने प्रकार की हैं। तो दोस्तों देखिए, नदियाँ दो प्रकार की होती हैं। नदियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती है प्राकृतिक नदी तथा दूसरी होती है मौसमी नदी। प्राकृतिक नदी जो होती हैं उनका स्रोत होता है ग्लेशियर, अर्थात ऐसी नदियाँ जो कि ग्लेशियर के पिघलने से प्रवाहित होती हैं। ग्लेशियर के पिघलने से जो भी कोई जल की धारा प्रवाहित होती है वही प्राकृतिक नदी कहलाती है। तथा मौसमी नदी में उनका स्रोत होता है मौसम, अर्थात वर्षा, यानी वर्षा से जो भी कोई जल की धारा प्रवाहित होती है वही नदी कहलाती है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, नदियाँ दो प्रकार की हो गई। नंबर 1 प्राकृतिक नदी, नंबर 2 मौसमी नदी, जिनमें प्राकृतिक नदी का स्रोत हो गया ग्लेशियर तथा मौसमी नदी का स्रोत हो गया मौसम, अर्थात वर्षा। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। प्राकृतिक नदियाँ चार हैं भारत में, हैं तो बहुत सारी, लेकिन हमें जो इम्पोर्टेंट करनी है वो 4 ही नदी करनी है: गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी। ये सभी ग्लेशियर के पिघलने से ही प्रवाहित होती हैं, इसलिए इन्हें प्राकृतिक नदी कहा जाता है। अब बात आती है मौसमी नदी की, तो इन्हें हम दो भागों में बांटते हैं। एक आ जाती है अरब सागर वाली और एक आ जाती है बंगाल की खाड़ी वाली। यानी कि भारत के दक्षिण पश्चिम में यहाँ पर स्थित है अरब सागर। ये वाला रीजन क्या कहलाता? अरब सागर। तथा ये वाला रीजन ये कहलाता है बंगाल की खाड़ी। ऐसी नदियाँ जो कि प्रवाहित होकर अरब सागर में जाकर गिरती हैं उन्हें कहा जाता है अरब सागर की नदी। तथा वे नदियाँ जो प्रवाहित होकर भारत से प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं उनको कहा जाता है बंगाल की खाड़ी की नदी। तो इसलिए मौसमी नदी को दो भागों में बांटा गया है, एक अरब सागर और दूसरी बंगाल की खाड़ी। अरब सागर में आती हैं नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, माही नदी तथा साबरमती नदी, जबकि बंगाल खाड़ी में कृष्णा, गोदावरी, महानदी और कावेरी नदी को सम्मिलित किया गया है, क्योंकि ये सभी नदियां जाकर गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में। और तथा अरब सागर में जो नदी जाकर गिरती है उनको कहा जाता है अरब सागर की नदियां। अरब सागर की नदी पाशचुरी का निर्माण करती हैं, जबकि बंगाल की खाड़ी की नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये डेल्टा और पाशचुरी क्या होता है ये मैं भी आपको आगे बताऊंगा। तो चलिएगा बढ़ते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे गंगा नदी, जिसका स्रोत है ग्लेशियर तथा एक प्राकृतिक नदी है। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी सबसे पहली बात आती है उद्गम कहाँ से होता है। तो उत्तराखंड में एक ग्लेशियर है जिसका आकार गौ के मुख के समान है, इसलिए इसे कहा जाता है गौमुख ग्लेशियर। दोस्तों समझ आ गई होगी आपकी बात। उत्तराखंड में ग्लेशियर पड़ता है जिसका आकार है गौ के मुख यानी गाय के मुख के समान, इसलिए इसे कहा जाता है गौमुख ग्लेशियर। तथा यहीं से गंगा नदी का उद्गम होता है। और गंगा नदी यहाँ से होते हुए भारत के 5 राज्यों में प्रवाहित होती है। नंबर 1 पहले उत्तराखंड से इसका उद्गम होता है, उत्तराखंड। नंबर दूसरे नंबर पर आता उत्तर प्रदेश और तीसरे नंबर पर आता बिहार, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल। दोस्तों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार तथा इसके अलावा ये बांग्लादेश में जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। फ्रेंड्स आपकी समझ में आ गया होगा, यहाँ से प्रवाहित होती है गौमुख ग्लेशियर से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड से होती हुई सीधी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ये वाला हिस्सा है पश्चिम बंगाल ये। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा
इसका उद्गम स्थल कहाँ से? उत्तराखंड से, तथा ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है तथा ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब नेक्स्ट बात आती है, गंगा नदी को भारत में तो गंगा कहते हैं तथा इसे बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, पद्मा। फ्रेंड्स याद रखिएगा, भारत में इसका नाम है गंगा नदी तथा बांग्लादेश में इसका नाम पद्मा नदी है। फ्रेंड्स ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। अब बात आती है इसकी लंबाई की, तो इसकी कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। इसी के साथ ये भारत की सबसे लंबी नदी भी मानी जाती है। गंगा नदी को भारत की सबसे लंबी नदी कहा जाता है क्योंकि इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर और किसी भी नदी की लंबाई इतनी नहीं है। तो याद रखिएगा, आपके सामने 3-4 क्वेश्चन हो गए। नंबर 1 क्वेश्चन, गंगा नदी का उद्गम क्या है? तो गोमुख ग्लेशियर उत्तराखंड में स्थित है जो कि, तथा ये कहाँ पर जाकर गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में जो कि बांग्लादेश में है। तथा गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। तथा गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी है तथा जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हमारा अगला पॉइंट है, गंगा नदी का पानी आपने देखा होगा उसे कितने भी दिन के लिए रखिएगा, वो कभी अशुद्ध नहीं होता है। गंगा नदी के पानी को आप भर के रख लीजिए, वो कभी भी अशुद्ध नहीं होता। इसका कारण है बैक्टीरियोफेज जीवाणु। ये एक ऐसा जीवाणु है जो कोई भी अन्य जीवाणु उत्पन्न होता है उसको खा जाता है, जिससे इसमें नहीं तो कोई बैक्टीरिया फिर नहीं कोई वायरस उत्पन्न होता है और न ही ये जल प्रदूषित होता है। इसलिए कहा जाता है कि गंगा जी का जल सर्वाधिक शुद्ध है तथा ये कभी भी दूषित नहीं हो सकता है, प्राकृतिक वरदान है। किंतु ये एक साइंटिफिक तरीका भी है क्योंकि इसमें बैक्टीरियोफेज जीवाणु पाया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये पॉइंट भी नॉलेज के लिए आवश्यक है। वैसे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब बढ़ते हैं गंगा नदी के मैप की तरफ, देखते हैं गंगा नदी किस किस प्रकार से उद्गम होते हुए कहाँ से होकर कहाँ पर प्रवाहित होती है तथा कैसे बंगाल खाड़ी में जाकर गिरती है। तो दोस्तों मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, आप भी अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये मत देखिएगा कहाँ पर क्या लिख रहा है, बस ये समझिएगा कि ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक है। तो बढ़ते हैं, सबसे पहले बात आती है गोमुख ग्लेशियर, जहाँ से एक नदी उत्पन्न होती है जिसका नाम है अलकनंदा। दोस्तों समझिएगा, पहले उत्पन्न होती है अलकनंदा नदी तथा संतोपत ग्लेशियर से उत्पन्न होती है भागीरथी नदी, भागीरथी। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, गोमुख ग्लेशियर से निकली अलकनंदा नदी तथा जैसे निकलती है इसकी एक सहायक नदी धौलीगंगा इसमें आकर मिल जाती है। दोस्तों याद रखिएगा, कौन सी नदी मिलती है? धौलीगंगा। तथा जिस स्थान पर ये नदी मिलती है धौलीगंगा और अलकनंदा, यही कहलाता है आपका कर्णप्रयाग, प्रयाग। अब बढ़ते हैं आगे, जब ये नदी थोड़ी सी आगे प्रवाहित होती है तो इसमें मंदाकिनी, अलकनंदा में मंदाकिनी आकर मिल जाती है तथा ये जहाँ पर भी मिलती है यही वाला स्थान कहलाता है आपका नंदप्रयाग। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, अलकनंदा से धौलीगंगा के मिलने पर जो स्थान बनता है उसको कहा जाता है कर्णप्रयाग तथा मंदाकिनी और अलकनंदा के मिलने पर जो स्थान है उसको कहा जाता है नंदप्रयाग। अब थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आता है ये थोड़ी सी अलकनंदा आगे बढ़ी तो यहाँ पर एक नदी आकर मिल जाती है जिसका नाम है पिंडारी, पिंडारी रिवर। यहाँ पर भी एक प्रयाग बनता है और उस प्रयाग का नाम है कर्णप्रयाग। फ्रेंड्स याद रखिएगा, यहाँ पर थोड़ी सी जगह नहीं है, यहाँ पर याद रखिएगा कर्णप्रयाग। तो आपको मैंने 3 प्रयाग समझा दिए, वो सॉरी कर्ण नहीं आएगा फ्रेंड्स, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पर थोड़ी सी गलती होगी। ये फर्स्ट में जो आएगा धौलीगंगा और अलकनंदा के मिलने पर ये आएगा विष्णु प्रयाग, विष्णु, 1 सेकेंड, विष्णु प्रयाग। तो दोस्तों समझ लीजिएगा, अलकनंदा और धौलीगंगा के मिलने पर विष्णु प्रयाग तथा मंदाकिनी और अलकनंदा के मिलने पर नंद प्रयाग तथा पिंडारी और अलकनंदा नदी के मिलने पर बनता है कर्णप्रयाग। ये 3 प्रयाग हो गए। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ से संतोपत ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी नदी तथा ये जहाँ पर स्थान पर जाकर अलकनंदा से मिलती है, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर मिलती हैं दोनों नदियाँ,
तो ये हमारा स्थान कहलाता है रुद्रप्रयाग। कौन सा स्थान कहलाता है? रुद्रप्रयाग। दोस्तों इन 3 प्रयाग को याद रखिएगा मत, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बात याद रखिएगा जहाँ पर अलकनंदा व भागीरथी नदी मिलती हैं वही स्थान कहलाता है रुद्रप्रयाग। ये बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा अच्छी तरह से। एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। यहाँ से निकली भागीरथी नदी ये, तथा यहाँ से निकलती है अलकनंदा नदी। ये दोनों प्रवाहित होती हुई यहाँ पर आकर मिल जाती हैं, और ये जहाँ पर आकर मिलती हैं यही स्थान कहलाता है रुद्रप्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी नदी के मिलने से ही गंगा नदी का निर्माण होता है, तथा अब इसे कहा जाएगा गंगा नदी। जहाँ पर रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी मिल जाती हैं वहीं से इस नदी का नाम पड़ जाता है गंगा नदी। तो दोस्तों इस बात को भी याद रखिएगा कि इसे शुरुआत में जहाँ से इसका उद्गम होता है इसे गंगा नदी नहीं कहा जाता है, गोमुख ग्लेशियर पर कहा जाता है इसे अलकनंदा नदी। तथा संतोपत ग्लेशियर जहाँ से भागीरथी नदी प्रवाहित होती है वहाँ से भागीरथी व अलकनंदा रुद्रप्रयाग में आकर मिल जाती हैं, तथा यहीं से इसका नाम पड़ जाता है गंगा नदी। ओके फ्रेंड्स, आपकी समझ में आ गया होगा। अगर गंगा नदी थोड़ी और आगे प्रवाहित होती हुई उत्तराखंड में इससे एक और नदी आकर मिलती है जिसका नाम है रामगंगा रिवर। ये रामगंगा नदी यहाँ से प्रवाहित होती हुई यहाँ पर आके मिल जाती है, और ये स्थान कौन सा है? ये है कन्नौज। यानी कन्नौज स्थान पर रामगंगा व गंगा नदी मिलती हैं। दोस्तों याद रखिएगा इस पॉइंट को भी। यहाँ से गंगा नदी पहाड़ी एरिया को छोड़कर मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। पहाड़ी क्षेत्र को छोड़कर मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, जहाँ पर रामगंगा व गंगा नदी मिलती हैं कन्नौज से। कन्नौज से गंगा नदी पहाड़ी क्षेत्र को छोड़कर मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। अब बढ़ते हैं आगे। जहाँ पर गंगा नदी प्रवाहित होती है ये स्थान है प्रयागराज। फ्रेंड्स ये वाला स्थान है प्रयागराज। यहाँ पर गंगा नदी से एक और नदी आकर मिलती है जिसका नाम है यमुना नदी। और यमुना नदी का स्थल जो है, जो ग्लेशियर है जहाँ से उत्पन्न होती है वो है बंदरपूछ ग्लेशियर। बंदरपूछ ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है यमुना नदी। यमुना की 3 सहायक नदी हैं, एक चंबल नदी, केन नदी तथा बेतवा नदी। चंबल, सिंध, केन, बेतवा। एक बेतवा और लिख लीजिए, बेतवा। फ्रेंड्स यहाँ से बेतवा, ये चारों नदियाँ इससे मिल जाती हैं यमुना नदी से, तथा यमुना नदी का स्थल होता है बंदरपूछ ग्लेशियर से। यहाँ से प्रवाहित होती हुई यहाँ पर गंगा नदी से आकर मिल जाती है प्रयागराज में। और दोस्तों याद रखिएगा प्रयागराज, प्रयागराज कहाँ पर स्थित है? तो ये पड़ता है यूपी में। तो फ्रेंड्स याद रखना आपको एक पॉइंट, गंगा नदी से यमुना नदी कहाँ पर आकर मिलती है? तो मिलती है प्रयागराज में आकर। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको समझाने में सक्षम रहूँगा, तो आप याद रखिएगा गंगा नदी और यमुना नदी का संगम ही प्रयाग स्थल है, इसलिए कहा जाता है। और यहीं पर इससे एक और नदी आकर मिलती है सरस्वती नदी। तो आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं मैप के थ्रू। यहाँ से ये दोनों नदी मिल गई, गंगा और यमुना नदी यहाँ से आकर मिल गई। ओके, अब यहाँ से दोनों एक होकर यहाँ पर आगे प्रवाहित होती हुई गंगा नदी, यहाँ पर स्थान आ जाता है उत्तर प्रदेश। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश लखनऊ, यहाँ से नदी प्रवाहित होती है लखनऊ से, पीलीभीत से गोमती नदी। ये गोमती नदी गंगा नदी से आकर मिल जाती है। फ्रेंड्स यहाँ पर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एक ऐसी नदी का नाम बताइए जो कि स्थल से प्रवाहित होकर गंगा नदी से मिलती है। तो उसका नाम है गोमती नदी, जो कि पीलीभीत लखनऊ से प्रवाहित होती है तथा गंगा नदी से जाकर मिल जाती है। तो याद रखिएगा अब यहाँ पर गंगा नदी थोड़ी और आगे प्रवाहित होती है, तो नेपाल से 2 नदियाँ को प्रवाहित होती हैं। फ्रेंड्स 2 नदियाँ प्रवाहित होती हैं नेपाल से। यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। एक का नाम है सरयू नदी और एक का नाम है काली नदी। ये देखिएगा ये दोनों नदी इस प्रकार से प्रवाहित हुई यहाँ से, तथा ये भारत में आकर ये दोनों नदियाँ मिलकर कहलाती हैं घाघरा नदी। ये घाघरा रिवर यहाँ पर आकर गंगा नदी से मिल जाती है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा नेपाल में 2 नदियाँ, शारदा नदी या फिर काली नदी तथा सरयू नदी। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो वह सरयू नदी के किनारे स्थित है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो काली नदी और सरयू नदी के मिलने से घाघरा नदी का निर्माण होता है, तथा यही घाघरा नदी आकर मिल जाती है आपकी गंगा नदी से।
ये भी उत्तर प्रदेश में ही आकर मिलती है गंगा नदी से। फिर आगे थोड़े चलेंगे, यहाँ से नेपाल से एक और नदी प्रवाहित होती है गंडक नदी, वो भी आकर मिल जाती है गंगा नदी से। तथा फिर नेपाल से एक और नदी निकलती है जो कि सर्वाधिक प्रदूषित, तो भारत में बिहार का शोक कहा जाता है उस नदी को, और उस नदी का नाम है कोसी नदी। ये रही फ्रेंड्स कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोसी नदी जब नेपाल से प्रवाहित होती है तो ये अपने साथ बहुत ही मृदा का अपरदन करती हुई लाती है, तथा बहुत से पीहड़ या फिर बहुत से, ये समझ सकते हैं, मलबे को लेकर आती है, जिससे यहाँ पर बिहार में बाढ़ आने की आशंका रहती है। इसीलिए कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, कोसी नदी भी गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं। कोई भी नदी जब दूसरी नदी से जाकर मिलती है तो उसे सहायक नदी कहते हैं, तथा जब वह दूसरी नदी से टूट जाती है, यानी मान चलिए गंगा से कोई नदी की धारा अलग प्रवाहित हो जाती है, तो उसे कहा जाएगा वितरिका नदी। तो फ्रेंड्स आपके समझ में आ गया होगा, मैंने आपको एक एक पॉइंट समझा दिया। गंगा नदी का उद्गम स्थल, कौन कौन सी नदियों के मिलने से गंगा नदी का नाम निर्माण होता है, तथा गंगा नदी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। अब बढ़ते हैं आगे कुछ और। यहाँ से गंगा नदी प्रवाहित होती हुई पश्चिम बंगाल से जाकर गिर जाती है सीधी बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में गिरने पर ये डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा इस आकार का निर्माण करती है, तथा जहाँ पर ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है वहाँ पर एक पौधा पाया जाता है जिसका नाम है मेघना। फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तथा एक सुंदरी नामक पौधा पाया जाता है, सुंदरी। जब बंगाल की खाड़ी में एक सुंदरी नाम का पौधा पाया जाता है, एक वनस्पति पाई जाती है, इसीलिए इस डेल्टा को कहा जाता है सुंदरवन का डेल्टा। फ्रेंड्स, गंगा नदी पश्चिम बंगाल से होकर बंगाल खाड़ी में जाकर गिरती है तथा डेल्टा का निर्माण करती है, तथा बंगाल खाड़ी में एक वनस्पति है जिसका नाम है सुंदरी, तो इसीलिए इस डेल्टा को कहा जाता है सुंदरबन का डेल्टा। तो याद रखने वाला पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। मेघना वाले को आप याद भी रख सकते हो, नहीं भी, लेकिन ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सुंदरबन का डेल्टा कहाँ पर स्थित है, तो ये है बंगाल की खाड़ी में। अब बढ़ते हैं आगे, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो छूट गए हैं उनको पढ़ते हैं गंगा नदी के बारे में। आपको मैंने मैप के जरिए समझा के दिया है, तथा मैंने मैप के जरिए जो जो पॉइंट बताए थे आपको, उन्हें आप नोट आउट कर लीजिएगा तथा अपनी कॉपी में नोट करके अच्छे से रख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं गंगा के इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं। नंबर 1 पॉइंट, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी घाघरा नदी है, तथा गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है। फ्रेंड्स, यमुना नदी याद रखिएगा। यदि पूछा जाए कि सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना नदी है, क्योंकि ये अधिक दूरी तय करके आती है। यहाँ से बंदरपूंछ ग्लेशियर से आकर इलाहाबाद में मिलती है, तो ये सबसे लंबी सहायक नदी होगी। जबकि सबसे बड़ी सहायक नदी के बारे में पूछा जाए तो वह घाघरा नदी है। घाघरा नदी किन दो नदियों के संगम से बनती है, तो वह काली नदी है, शारदा नदी, तथा दूसरी नदी का नाम है, ये देखिएगा यहाँ पर दिखाई दे रहा हूँ मैं, काली नदी है, शारदा नदी तथा सरयू नदी, इन दोनों के संगम से बनती है घाघरा नदी। इसलिए घाघरा नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की। सबसे लंबी सहायक नदी यमुना तथा सबसे बड़ी सहायक नदी घाघरा। आपके ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। गोमती, जो कि मैंने आपको बताया था लखनऊ से निकलती है पीलीभीत से। गंगा की एक ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम स्थल है, स्थल का मतलब लैंड, यानी कि जो भूमि से उद्गम होकर गंगा नदी से जाकर मिल जाती है। इससे पहले गंगा से ऐसी कोई भी नदी नहीं जाकर मिलती है जिसका उद्गम स्थल हो। ओके फ्रेंड्स, आपके ये पॉइंट समझ आ गया होगा। अब मैंने आपको बताया था कि गंगा की सहायक नदियाँ चंबल, सिंध, केन, बेतवा। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट है चंबल। चंबल यमुना की सहायक नदी है। सॉरी, मैंने आपको गलत बता दिया, गंगा की सहायक नदी नहीं है चंबल, जो है वो यमुना की सहायक नदी है। मैं अभी आपसे गंगा बोल गया था। यमुना की सहायक नदियों के बारे में मैंने आपको बताया था चंबल, सिंध, केन, बेतवा, जिनमें से चंबल एक यमुना की बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक नदी है। और ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह पीहड़ का निर्माण करती है। चंबल नदी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, तथा यह पीहड़ का निर्माण करती है तथा गहरी नालियों का निर्माण करती है। फ्रेंड्स, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ये पॉइंट पूछा गया है एसएससी एग्जाम में कि
यमुना की एक ऐसी सहायक नदी का नाम बताइए जो पीहड़ तथा गहरी नाली का निर्माण करती है। तो वह नदी आ जाएगी आपकी चंबल नदी। तो फ्रेंड्स, इतने पॉइंट मैंने आपको बताए और मैंने आपको भारत की रिवर सिस्टम स्टार्ट किया तथा गंगा नदी के बारे में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसी के साथ एंड करते हैं आज का वीडियो। कल हम स्टार्ट करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी व सिंधु नदी के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।